अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टेशनरी वेव्स। हमने देखा था कि जब वेव्स सुपर इम्पोज करती हैं तो डिफरेंट तरह के फिनोमिना होते हैं। उन्हीं में से एक फिनोमिना है स्टेशनरी वेव्स का। तो आज हम सीखेंगे कि स्टेशनरी वेव्स बनती किस तरह से हैं और फिर इसकी ख़ास प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो चलें स्टूडेंट्स, अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग देखने जा रहे हैं कि स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं। स्टूडेंट्स, बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है इन वेव्स का, स्टेशनरी वेव्स। इनको एक और नाम से भी पुकारा जाता है, इन्हें स्टेशनरी वेव्स भी कहते हैं और इसके साथ साथ इन्हें स्टैंडिंग वेव्स भी कहते हैं। क्यों ये चीज़ें कहते हैं, इनके नाम स्टेशनरी या स्टैंडिंग क्यों हैं, ये हम इस लेक्चर के बिल्कुल आखिर में जाके इसको सीखेंगे और हमें समझ आएगी जब हम इस पूरे फिनोमिना को अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। सबसे पहले इस वेव को हम फिजिकली देखते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, हमारे पास एक वेव जनरेट होती है। हम किसी भी रस्सी के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर उसको एक एंड से बांध देते हैं और दूसरे एंड से हम उसमें एक वेव जनरेट करवाते हैं। और जब वो वेव जनरेट होगी, एक सिंगल हम्प क्रिएट होगा, एक सिंगल क्रस्ट जनरेट होगा और वो ट्रैवल करते करते दूसरे एंड पे जाएगा और वो जाके जिस जगह पे वे हमने रस्सी को, स्ट्रिंग को अटैच किया हुआ है, बांधा हुआ है, उस जगह पे टकराएगा। अब स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक चीज़ सीखी थी कि रिफ्लेक्शन ऑफ वेव क्या होती है। हमने देखा कि जब एक वेव एक मीडियम से ट्रैवल करते करते दूसरे मीडियम में जाती है तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आ सकती है। अब स्टूडेंट्स, अगर इसको देखें तो हम लोग अगर कंटिन्यूअसली वेव्स बनाएं, हम अगर इस तरह से वेव बनाएं कि एक एंड जो हमारे स्ट्रिंग का है उस पे एक पीरियोडिक वेव जनरेट करना शुरू कर दें, तो स्टूडेंट्स एक एंड में वो वेव ट्रैवल करते करते आगे की तरफ जाएगी और जब उस हिंज्ड स्पोर्ट से, उस रिजिड स्पोर्ट से टकराएगी तो टकराने के बाद वो वापस आना शुरू हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अब एक ही रस्सी के अंदर एक साथ दो वेव्स मौजूद हैं। एक वेव एक डायरेक्शन में ट्रैवल करते हुए जा रही है और दूसरी वेव उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हुए आ रही है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों को पता है कि हमने पीछे सीखा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अंदर कि स्टेशनरी वेव तो हम कहते उसे हैं कि जब दो वेव्स हों जो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हो, सेम फ्रीक्वेंसी उनकी हो और वो सुपर इम्पोज हो। तो स्टूडेंट्स, यही काम यहाँ पे हो रहा है। एक वेव जो हम जनरेट कर रहे हैं पीरियोडिक, वो है, और एक वो है जो रस्सी में वापस आ रही है रिफ्लेक्ट होके। तो स्टूडेंट्स, दो वेव्स हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं और उसके बाद ओवरलैप कर रही हैं। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों वेव्स मिलके जो वेव बनाती हैं उसे हम लोग स्टेशनरी वेव का नाम देते हैं, रिलेट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं स्टेशनरी वेव्स को हम किस तरह से ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये ग्राफिकली हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये डायग्राम बनानी आनी चाहिए और इसी डायग्राम की बेस पे बेसिकली हम एक्सप्लेन करेंगे स्टेशनरी वेव्स को। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स कि हमारे पास दो वेव्स हैं जो ओवरलैप कर रही हैं। हमने देख तो लिया कि वो दोनों वेव्स जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होंगी और ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हुए ओवरलैप करेंगी। तो ये फिगर आपने कैसे बनानी है, सबसे पहले हमें इसका पता होना चाहिए। हमारे पास 7 वर्टिकल लाइंस हमने ड्रॉ करनी है हर एक फिगर के लिए, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। हर लाइन को हम एक नंबर दे देते हैं, जैसे ये 1 है, ये 2 है, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसमें देखें तो एक वेव को ड्रॉ करके देखते हैं। ये जो आपको दो वर्टिकल लाइंस नज़र आ रही हैं, आप समझें कि दो वर्टिकल लाइंस जो हैं ये वेव के 1/4 पोर्शन को कैरी कर रही होंगी। तो अगर हम इसमें वेव ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम कुछ इस तरह से इसके अंदर वेव को ड्रॉ करेंगे कि हर दो लाइंस के दरमियान हमारी एक वेव का 1/4 हिस्सा जो है आना चाहिए। इसी तरह से स्टूडेंट्स, हम नीचे भी एक वेव ड्रॉ कर लेते हैं। एक वेव का 1/4 पार्ट हमारी दो लाइनों के दरमियान में स्टूडेंट्स आना चाहिए। अब यहाँ पे देखें तो ये दो वेव्स हैं। आपने इमेजिन ये करना है कि ये दोनों वेव्स ओवरलैप कर रही हैं और इनकी ओवरलैपिंग को हम डिस्प्ले करेंगे अलग से, लेकिन ये उनकी पोजीशंस किसी भी टाइम में हम लोग देख सकते हैं। लेट्स सपोज इस वक्त इनका जो टाइम है वो 0 है। इस वक्त हम लोगों ने सिर्फ इन्हें ऑब्जर्व करना शुरू किया है, इनका टाइम 0 है। और स्टूडेंट्स, ये दो वेव्स हैं, हमें पता है, अभी सीखा हम लोगों ने स्टेशनरी वेव्स में, इन वेव्स ने ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करना होता है। एक वेव अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है तो दूसरी वेव राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगी। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स
हमारे ये जो अपर पार्ट में हमें वेव नज़र आ रही है, ये वेव इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, ये इसकी डायरेक्शन है। और जो लोअर पार्ट में हमें वेव नज़र आ रही है स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज ये इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। और उस ट्रैवलिंग के दौरान ये इनकी शेप बनाई है जब हमने रिकॉर्डिंग को स्टार्ट किया था, यानी इन वेव्स की रिकॉर्डिंग देखना शुरू की थी, इस वक्त ही यहाँ पे मौजूद थी। अब स्टूडेंट्स अगर गौर से देखें तो हम लोग इन वेव्स की डिफरेंट टाइम के साथ डिफरेंट पोजीशंस को इन जगहों पे प्लॉट करने जा रहे हैं। लेट्स सपोज हमने देखा कि दो लाइंस के दरमियान जो वेव का है 1/4 पार्ट जो है वो मौजूद है। अब स्टूडेंट्स अगर ये टाइम पीरियड, इस वक्त जो टाइम है वो हमने 0 सेकेंड्स लिया था जब हमने उसे मैयर करना शुरू किया था, हम यहाँ पे टाइम इंक्रीज करते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स यहाँ तक जब हम पहुँचे थे तो हमारा जो टाइम था वो टाइम पीरियड का 1/4 हो चुका था, यानी इस टाइम में हमारी वेव का क्वार्टर पोर्शन, वेव का 1/4 पोर्शन आगे मूव कर चुका होगा। अब स्टूडेंट्स अगर उस मूवमेंट को यहाँ पे हम लोग देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं? अगर स्टूडेंट्स हम बात करें वेव की, जो ऊपर वाली वेव है ये उसकी डायरेक्शन आपको यहाँ पे शो की गई है, इस डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव कर रही है। अब स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे कहूँ कि टाइम जब है t/4 तो इसमें इस वेव का कितना हिस्सा आगे की तरफ मूव कर गया होगा? तो स्टूडेंट्स अगर ये टाइम पीरियड का 1/4 है तो इसका मतलब है इसमें इस वेव का 1/4 पार्ट आगे मूव कर जाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अगर वेव का 1/4 पार्ट यहाँ से आगे मूव करके आगे चला जाएगा तो हम देख सकते हैं कि जो दो लाइनों के दरमियान जितना वेव का हिस्सा है वो आगे शिफ्ट हो जाना चाहिए। यानी इस वक्त जो वेव का वो पार्ट जो 2 पे मौजूद है, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वो 2 की बजाय 1 पे आ जाना चाहिए। और जो वेव का पार्ट 3 पे मौजूद है वो 3 की बजाय 2 पे चले जाना चाहिए, 4 पे जो पार्ट मौजूद है वो 3 पे चला जाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये सारी की सारी वेव आगे की डायरेक्शन में शिफ्ट हो जानी चाहिए। तो स्टूडेंट्स जब वो शिफ्ट हो जाएगी हम उसको यहाँ पे प्लॉट करेंगे। अब अगर आप देखें अगर 2 वेव का वो हिस्सा जो 2 पे अगर वो 1 पे आ गया हो तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि फिर वो जो 2 पे हिस्सा है वो वेव का क्रस्ट था, तो ये क्रस्ट इस जगह पे आ जाना चाहिए। और स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें 3 पे ट्रफ था, ट्रफ अब 2 पे आ जाना चाहिए, यानी वो यहाँ पे आ जाना चाहिए। और स्टूडेंट्स अगर 4 की बात करें तो वो इसका जो ट्रफ था वो था और वो अब 3 पे आ जाना चाहिए, यानी वो यहाँ पे मौजूद होगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस तरह से देखें तो ये वेव हमारे पास कुछ इस डायरेक्शन में आगे की तरफ बनती हुई हमें नज़र आ रही होगी। और स्टूडेंट्स अगर फिर हम इसको ड्रॉ करते हैं इस वेव को तो ये वेव हमारे पास कुछ इस फॉर्म में ड्रॉ होगी और ये वेव हमारे पास मौजूद होगी जब टाइम हमारे पास t/4 हो चुका होगा। स्टूडेंट्स ये अपर पार्ट था वेव का, वही पॉइंट्स यहाँ पे भी मौजूद हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और स्टूडेंट्स यकीनन आपको समझ आया होगा क्योंकि वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी तो वेव के वो वाले हिस्से आगे की तरफ चलते गए। और अगर नीचे वाली वेव की हम लोग बात करें तो स्टूडेंट्स ये वेव हमारे पास इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब इसमें मूव करने का क्या मतलब है कि ये आगे को जाएगी। जो पार्ट हमारे पास इस वक्त 6 पे मौजूद है वो 7 पे चला गया होगा t/4 टाइम में, और जो पार्ट हमारे पास 5 पे मौजूद है वो 6 पे आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम इन पॉइंट्स को ड्रॉ करते जाएं, जो 6 वाला पार्ट है जब वो 7 पे पहुंच चुका होगा तो हम उस पॉइंट को यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम देखें जो 5 वाला पार्ट है जब वो 6 पे आएगा तो स्टूडेंट्स वो मेन पोजीशन पे मौजूद होगा। और फिर ये जो 6 वाला जो 5 वाला पार्ट है ये 6 पे चला गया और 4 वाला 5 पे आ गया होगा और वो स्टूडेंट्स इस तरह से हमें नज़र आएगा और फिर इस तरह नज़र आएगा। और इस तरह से हमारे ये जो पार्ट्स हैं हम उन्हें यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स अगर इसे ड्रॉ करते हैं हम लोग तो हमें ये वेव कुछ इस फॉर्म में ड्रॉ होती हुई नज़र आएगी। ये अपर पार्ट हमारे पास अपर वेव आ गई जो इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही थी और ये लोअर वेव आ गई स्टूडेंट्स जो इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही थी। और हमने देख लिया कि ये इन वेव्स की पोजीशन है जब हमारा टाइम t/4 हो चुका था। और स्टूडेंट्स अगर आगे चलें हमारा टाइम फर्दर इंक्रीज हो जाए, यानी हमारा जो टाइम है वो t/2 हो जाए,
यानी हमारे टाइम पीरियड का हाफ, यानी 1/4 का एक और क्वार्टर पार्ट इसके अंदर ऐड हो जाए। तो यही पॉइंट स्टूडेंट्स हम इन्हें नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और फिर अगर हम इन्हें प्लॉट करें इस वक्त, तो स्टूडेंट्स हमारी ये वेव आगे की तरफ जा रही है। अब फर्दर अगर ये और आगे की तरफ मूव करेगी तो इसका 1/4 पार्ट यानी क्वार्टर पार्ट और आगे हो जाएगा। अब क्वार्टर पार्ट आगे होने का क्या मतलब है, जो इस वक्त 2 पे मौजूद है ये 1 पे चला जाएगा। हम यहाँ 1 पे ये पॉइंट लगा लेते हैं। जो स्टूडेंट्स इस वक्त 3 पे मौजूद है वो 2 पे आ जाएगा। जब वो 2 पे आएगा तो वो पॉइंट हमें यहाँ पे कहीं मिल जाएगा, और फिर उसके बाद जो 4 है वो 3 पे आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स देख रहे हैं हमारी पूरी की पूरी वेव आगे की तरफ शिफ्ट होती जा रही है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से हमारे ये जो पॉइंट्स हैं वो आगे भी हमें मिलते चले जाएंगे, और इस तरह से हम उन पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर ड्रॉ करें इस वेव को, तो ये वेव हमारे पास इस टाइम पे इस शेप में नज़र आ रही होगी, इस डायरेक्शन में मूव करते हुए आगे हमारी ये वेव ऐसे बन चुकी होगी। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर इसी से को देखें हम लोग, अब ये वाली वेव जो है वो आगे की डायरेक्शन में इस तरफ मूव करते हुए जा रही है। तो स्टूडेंट्स अगर इसको हम लोग प्लॉट करना चाहें तो बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं। अब ये आगे को जा रही है, इसका मतलब जो 6 पे पॉइंट मौजूद था वो क्वार्टर डिस्टेंस तय तय करने के बाद 7 पे आ चुका होगा। तो हम इसको यहाँ पे 7 पे ले आएंगे, और स्टूडेंट्स जो 5 पे मौजूद था वो 6 पे आ चुका होगा, और स्टूडेंट्स जो हमारे पास इस वक्त 4 पे मौजूद था वो 5 पे आ चुका होगा, और जो 3 पे मौजूद था वो 4 पे आ चुका होगा। और स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास ये वेव बनती चली जाएगी। और फिर अगर हम इस वेव को बनाते हैं तो इस टाइम पे हमारी जो वेव है इसकी शेप कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स हमें बनती हुई नज़र आ रही होगी, और ये वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल करते हुए आगे की तरफ जा रही है। स्टूडेंट्स इसी को अगर फर्दर आगे करते चले जाएं, और हम अगर बात करें जब हमारा टाइम जो है वो टाइम पीरियड का जैसे 3/4 हो जाए, 3t/4, और यही पॉइंट्स हमारे पास मौजूद हों जिन्हें 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इन पॉइंट्स का हम लोग नाम दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हमारी वेव आप देखें जो इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी उसको वही चीज़ जो हमने पैटर्न बना लिया उसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली देखते चले जाते हैं। जो 2 पे था पॉइंट वो इस वक्त 1 पे आ गया होगा, और मैं उसे 1 के ऊपर प्लॉट कर देता हूँ इस तरह से। और जो 3 पे है वो 2 पे चला गया होगा, जो 4 पे है वो 3 पे आ गया होगा, जो 5 पे है वो 4 पे आ गया होगा। और स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे ये जो पॉइंट्स हैं ये मूव करते हुए इस तरह से शेप बना रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स फिर अगर हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करें तो हमारे पास ये वेव कुछ इस शक्ल में ड्रॉ होगी, और ये यहाँ तक आ जाएगी। स्टूडेंट्स ये इस डायरेक्शन में मूव करते हुए आगे की तरफ जा रही है। इसी तरह से अगर हम लोअर नीचे वाली वेव की बात करें तो स्टूडेंट्स उसको भी ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। जो 6 वाला हिस्सा है वो 7 पे आ चुका है, और जो 5 वाला हिस्सा है जो 6 वाला हिस्सा है वो 7 पे आ गया। जब ये 7 पे आएगा तो ये इस बॉटम पे आ जाएगा, और जो 5 वाला है जब वो 6 पे आएगा तो हम इस जगह पे मौजूद होंगे। फिर 4 वाला जब 5 पे आएगा तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास ये वेव यहाँ पे बनती चली जाएगी। और स्टूडेंट्स फिर अगर हम इन पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं तो यहाँ पे कुछ इस शक्ल में हमारे पास ये वेव बन जाएगी जो इस डायरेक्शन में ट्रैवल करते हुए आगे की तरफ जा रही है। और स्टूडेंट्स जब हमारा टाइम एग्जैक्टली टाइम पीरियड के बराबर हो जाए, यानी स्मॉल टी जो है वो कैपिटल टी के इक्वल हो जाए, तो उस वक्त अगर हम इनकी बात करें तो 1 2 3 4 5 6 और 7 ये पॉइंट्स हमें ऐसे नज़र आ रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स इस पे अगर वेव बनाएं तो इसी तरह से ये हमारी जो वेव नज़र आ रही है 2 वाला 1 पे आ गया, 3 वाला 2 पे आ गया, 4 वाला 3 पे, और फिर 5 वाला जो पॉइंट था हमारे पास वो आ जाएगा 4 पे। और स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास ये वेव बनेगी, और अगर इसकी शेप को हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ इस तरह से शेप बन जाएगी हमारी वेव की जो इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। और फिर नीचे वाली वेव को भी अगर हम लोग बनाएं तो ये आगे की तरफ जा रही है। तो स्टूडेंट्स जो 6 पे पॉइंट है वो 7 पे आ चुका है, जो हमारे पास 5 पे पॉइंट है वो 6 पे आ चुका है, और इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे सारे जो पॉइंट्स हैं वो आगे आगे शिफ्ट होते चले जा रहे हैं। और फिर अगर हम इस वेव को भी यहाँ पे
प्लॉट करते हैं तो ये कुछ इस फॉर्म में हमारे पास वेव प्लॉट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स अगर देखें तो जो हमारी पहली फिगर थी और जो हमारी आखिरी फिगर है, अगर इनमें वेव्स की पोजीशन को देखते हैं तो हमारी अपर वेव भी एग्जैक्टली उसी जगह पे आ चुकी है और हमारी जो लोअर वेव थी वो भी एग्जैक्टली उसी जगह पे आ चुकी है। यानी अब वेव्स अपनी पोजीशंस को यहाँ पे रिपीट करना शुरू कर दिए क्योंकि टाइम पीरियड हमारा कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स ये फिगर्स आपको बनानी आनी चाहिए कि किस तरह से हम वेव्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हूँ। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और इनसे कुछ रिजल्ट्स हम लोग बना के देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर इन लाइंस की बात करें तो ये लाइंस जो हैं वो डिफरेंट पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। जब टाइम 0 था, t/4 था, t/2 और फर्दर इसी तरह आगे चलता जा रहा है। हमने नीचे जो यहाँ पे फिगर बनाई है हम इसको देखते हैं। अगर स्टूडेंट्स हम लोग पहली वेव की फिगर को ए का नाम दे दें, दूसरी वेव की फिगर को बी का नाम दे दें हर एक जगह पे, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक फिगर ले लेते हैं जिसे हम लोग नाम दे देते हैं सी का। सी के ऊपर हम लोग कुछ पॉइंट्स जो हैं उनको कंसिडर करते हैं। वो पॉइंट्स यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम पॉइंट 1 ले लेते हैं, फिर हम पॉइंट 3 ले लेते हैं, फिर हम पॉइंट 5 ले लेते हैं और फिर पॉइंट 7 ले लेते हैं। अब स्टूडेंट्स इन 4 पॉइंट्स पे अगर हम देखें कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंगली वेव जो रिजल्टेंट इनकी बनेगी वो किस जगह पे होगी और उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो हम लोग देख सकते हैं। स्टूडेंट्स हमने देखा था कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें बताता है कि जब भी दो वेव्स ओवरलैप करती हैं तो उनकी ओवरलैपिंग से जो रिजल्टेंट वेव बनती है वो रिजल्टेंट वेव उनके इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स के सम के बराबर होती है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे कहूं कि ये ऊपर वाली और नीचे वाली वेव इस जगह पे ओवरलैप कर रही हैं और ओवरलैपिंग से एक रिजल्टेंट वेव बना रही हैं और उस रिजल्टेंट वेव का हमने एम्पलीट्यूड देखना है इन पॉइंट्स पे जो कि 1, 3, 5 और 7 पॉइंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स अगर गौर से देखें तो पॉइंट 1 के ऊपर जो हमारी अपर वेव है इसका एम्पलीट्यूड 0 है क्योंकि ये मेन पोजीशन के ऊपर मौजूद है। और इसी तरह से अगर लोअर वेव का एम्पलीट्यूड देखें यहाँ पे वो भी 0 है। तो अगर इन दोनों के मिलने से इस जगह पे एक रिजल्टेंट वेव बन रही हो तो उस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, 0, क्योंकि 0 + 0 आंसर आएगा 0। यानी इस जगह पे अगर रिजल्टेंट वेव 1 पे बन रही है स्टूडेंट्स तो उसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे 0 होना चाहिए। इसी तरह पॉइंट 3 को देखें। पॉइंट 3 पे अगर इस वेव को देखें और इस वेव को देखें दोनों का एम्पलीट्यूड 0 है तो इनके रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड भी यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हमारे पास एम्पलीट्यूड 0 होगा। अगर पॉइंट 5 की बात करें फिर से ऊपर वाली वेव का एम्पलीट्यूड 0, नीचे वाली वेव का एम्पलीट्यूड 0, तो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, 0। और इसी तरह जो 7 है अगर आप उस पर भी देखें तो हमारी रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड यहाँ पे आ रहा होगा वो एम्पलीट्यूड 0 बन रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे चलते हैं। ये तो हमने 4 पॉइंट्स देखे 1, 3, 5 और 7। इन चारों पॉइंट्स के ऊपर जब टाइम 0 था उस वक्त हमारे पास रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड 0 था। स्टूडेंट्स जब टाइम t/4 हो जाता है हम उस वक्त ये चीज़ देखते हैं। अब सबसे पहले इन्हीं 4 पॉइंट्स को देखेंगे। पॉइंट नंबर 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5 और उसके बाद 7। जब टाइम स्टूडेंट्स हमारा t/4 है अगर उस वक्त इन सबको देखें तो स्टूडेंट्स अगर पॉइंट 1 की बात करें जो अपर वेव है उसका यहाँ पे आपको क्रस्ट नज़र आ रहा है और जो लोअर वेव है आपको उसका ट्रफ नज़र आ रहा है। तो स्टूडेंट्स अगर एक क्रस्ट और ट्रफ ऐड हो रहे हों तो हमें पता है कि अगर क्रस्ट की एम्पलीट्यूड को पॉजिटिव लिया जाए तो ट्रफ की एम्पलीट्यूड यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी। तो अगर पॉजिटिव में नेगेटिव को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर है तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे आंसर 0 आ जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्प्लेसमेंट है हमारी वेव का जिसको हमने एम्पलीट्यूड की फॉर्म में लिया, अगर स्टूडेंट्स ये x के बराबर है और फिर अगर इसके डिस्प्लेसमेंट की यहाँ पे बात करें तो ये डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में है तो ये स्टूडेंट्स बराबर होगा -x के। और अगर आपने इन दोनों को ऐड करके रिजल्टेंट बनाना हो तो x और -x जब ऐड होंगे तो रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स इस पॉइंट पे अभी भी हमारी वेव का जो रिजल्टेंट वेव बन रही है उसका एम्पलीट्यूड 0 आ रहा है जब टाइम t/4 था। तो स्टूडेंट्स इसी तरह पॉइंट 3 को देखें। अगर पॉइंट 3 में देखें तो अपर वेव का यहाँ पे
ट्रफ आ रहा है और लोअर वेव का क्रस्ट आ रहा है, तो स्टूडेंट्स वही चीज़ होगी, क्रस्ट और ट्रफ जब ऐड होंगे तो ये तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देंगे। यहाँ पे भी जो रिजल्टेंट वेव बन रही होगी उसका एम्पलीट्यूड 0 होगा, तो 3 पे इसका एम्पलीट्यूड भी हमें 0 नज़र आ रहा होगा। स्टूडेंट्स 5 पे देखें, फिर से एक वेव का क्रेस्ट है और दूसरी वेव का ट्रफ है, तो यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड हमारे पास 0 आ जाएगा। और 7 पे भी देखें, एक वेव का क्रेस्ट और दूसरी वेव का ट्रफ, तो यहाँ पे भी हमारे पास रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स चाहे टाइम 0 हो या t/4 हो, दोनों केसेस में हम लोग देख रहे हैं कि 1, 3, 5 और 7 पे हमारी रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड 0 हो रहा है। अब अगर टाइम t/2 हो जाए और इन्हीं 4 पॉइंट्स की हम लोग बात करें 1, 3, 5 और 7 की, तो स्टूडेंट्स देखें 1, 3, 5 और 7 के ऊपर अगर पॉइंट 1 पे ऊपर और नीचे वाली वेव को यहाँ पे देखते हैं, तो अब ये चीज़ तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि दोनों का एम्पलीट्यूड 0 है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड 0 हो गया। 3 के ऊपर भी अपर और लोअर वेव दोनों का एम्पलीट्यूड 0 है, तो रिजल्टेंट भी 0 हो गया। 5 के ऊपर भी यही केस है और 7 के ऊपर भी यही केस है, तो टाइम t/2 पे भी ऐसे ही हो रहा है। अगर 3t/4 की बात करें, तो स्टूडेंट्स अगर इन पॉइंट्स को देखें 1, 3, 5 और 7, तो स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ यहाँ भी नज़र आ रही होगी कि 1 के ऊपर एक वेव का ट्रफ है तो दूसरे का क्रस्ट है, तो जब ट्रफ और क्रस्ट और ट्रफ एक दूसरे के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे भी रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। 3 के ऊपर भी अपर वेव का क्रस्ट और लोअर वेव का ट्रफ, यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट का 0 हो गया। 5 के ऊपर अगर देखें यहाँ पे भी 0 हो गया और 7 के ऊपर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी 0 हो जाता है। तो स्टूडेंट्स जब टाइम पीरियड पूरा हो गया तो उस वक़्त भी इन 4 पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं 1, 3, 5 और 7 को। तो स्टूडेंट्स देखें और आप खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 पे भी एम्पलीट्यूड 0, 3 पे भी 0, 5 पे भी 0 और 7 पे भी 0। क्यों 0 है? क्योंकि अगर हम इन पे देखें तो यहाँ पे दोनों का एम्पलीट्यूड 0 है, तो सम करेंगे वो भी आंसर 0 आएगा, रिजल्टेंट 0 आना शुरू हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये तो हमें नज़र आया कि ये बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पॉइंट्स पे किसी भी टाइम इंटरवल पे हम लोग चले जाएं तो उन टाइम इंटरवल्स पे इनका एम्पलीट्यूड तो हमेशा 0 रह रहा है, ये ना ऊपर जा रहे हैं और ये ना नीचे जा रहे हैं, ये तो हमेशा मेन पोजीशन पे मौजूद है। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने ये चीज़ पहले भी देखी अपनी एनिमेशन के अंदर और पीछे कि कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो कंटिन्यूअसली 0 डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे थे। तो जो 0 डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे थे ये वही पॉइंट है, यानी 1, 5, 3 और 7 ये वो पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स में को अगर हम किसी भी टाइम में देखें तो ये हमेशा मेन पोजीशन के ऊपर मौजूद होंगे। हम इन पॉइंट्स को स्टूडेंट्स नाम देते हैं नोड्स का। ये पॉइंट स्टूडेंट्स नोड्स कहलाते हैं जो परमानेंटली 0 डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे होते हैं, यानी इन दो वेव्स के अंदर 1, 3, 5 और 7 ये 4 पॉइंट्स जो हमारे पास हैं ये नोड्स हैं। कोई भी टाइम हो, कोई भी वक्त हो, जब आप वेव की पोजीशन को रिकॉर्ड करेंगे तो ये पॉइंट्स हमेशा हमें 0 डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे होंगे। 1, 3, 5 एंड 7 ये स्टूडेंट्स पॉइंट्स हैं। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो रह गए जिन्हें हमने डिस्कस नहीं किया, अब उन पॉइंट्स को देखते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स आप देखें सबसे पहले इस पॉइंट 2 को, और स्टूडेंट्स इस पॉइंट 2 को, 4 को और 6 को। पहले हमने ऑड देखें, अब इवन को देखते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप देखें इस टाइम पे जब हमारा टाइम 0 है, 2 और 2 आपको दो जगह पे वेव नजर आ रही है। अब अपर वेव को अगर देखें तो यहाँ पे इसका क्रस्ट है और जो लोअर वेव है इसका भी क्रस्ट है। अब हमें पता है कि अगर क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर आए तो अगर हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को सामने रखते हुए इनका रिजल्टेंट बनाएं तो हमें पता है उस रिजल्टेंट में इन दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड्स ऐड हो जाने हैं, और ऐड होंगे तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में और ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो स्टूडेंट्स हम उस वेव को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी इस पोजीशन की, इस पॉइंट की अगर हम बात करें पॉइंट 2 पे, तो हमारी रिजल्टेंट वेव बन रही होगी जिसका एम्पलीट्यूड अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज होता हुआ यहाँ पे जैसे आपको नजर आ रहा है इसी फॉर्म में नजर आएगा। स्टूडेंट्स पॉइंट 4 की बात करें, अपर वेव का ट्रफ, लोअर वेव का
ट्रफ। जब दोनों ट्रफ मिलेंगे तो अगर इनके एम्पलीट्यूड की बात करें तो रिजल्टेंट के केस में इन दोनों के एम्पलीट्यूड्स ऐड हो जाएंगे, लेकिन दोनों ट्रफ हैं तो रिजल्टेंट भी डाउनवर्ड्स बनेगा और हमारी वेव जो है वो इस वक्त डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस जगह पे मौजूद होगी। और स्टूडेंट्स अगर 6 की बात करें, 6 में देखें तो इस वक्त दोनों का यहाँ पे आपको क्रेस्ट नजर आ रहा है, तो हमारी जो रिजल्टेंट वेव है वो इस वक्त हमें अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे इस तरह से नजर आनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स अगर इन्हीं पॉइंट्स को हम लोग इधर देखें कि 2, 4 और 6, जब हमारा टाइम t/4 हो चुका है उस वक्त ये पॉइंट्स कहाँ पे मौजूद हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर 2 को देखें तो 2 में अगर अपर वेव को देखें तो इसका एम्पलीट्यूड भी 0 है और लोअर वेव का एम्पलीट्यूड भी 0 है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो वेव है इस वक्त इसका रिजल्टेंट हमें 0 मिलेगा। 4 के ऊपर भी हमें इनका रिजल्टेंट 0 मिलेगा और 6 के ऊपर भी, जैसे कि आप देख सकते हैं 4 पे भी दोनों वेव्स मेन पोजीशन पे मौजूद हैं, तो इसका मतलब है दोनों का एम्पलीट्यूड 0 है, रिजल्टेंट भी 0 हो जाएगा। और 6 पे भी हमें यही केस नजर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, इन्हीं पॉइंट्स को जरा यहाँ पे भी देखते हैं हम लोग 2, 4 और 6 के ऊपर। अब स्टूडेंट सबसे पहले 2 को देखें। अब 2 जो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि अपर वेव का ट्रफ है और लोअर वेव का ट्रफ है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों का रिजल्टेंट इन दोनों के एम्पलीट्यूड्स को ऐड करके बनेगा और एम्पलीट्यूड यहाँ पे डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में इंक्रीज हो जाएगा और हमारी वेव में यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं ये डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में मौजूद होंगे। स्टूडेंट्स 4 की बात करते हैं। 4 में देखें दोनों वेव्स का हमें यहाँ पे क्रस्ट नजर आ रहा है और क्रस्ट ऐड होंगे तो वेव की एम्पलीट्यूड अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज हो गई होगी और ये इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसी तरह 6 में अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स ये डाउनवर्ड्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो स्टूडेंट्स आगे चलें और इन्हीं पॉइंट्स को 3/4 ऑफ टाइम पीरियड के टाइम में देखें। तो स्टूडेंट्स अब आप इसे जज कर सकते हैं कि अगर 2 पे देखें तो दोनों वेव्स मेन पोजीशन पे मौजूद हैं, दोनों का एम्पलीट्यूड 0 है, तो सम भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह 4 पे देखें तो दोनों वेव्स मेन पोजीशन पे मौजूद हैं, तो सम यहाँ पे भी 0 और 6 के ऊपर भी दोनों वेव्स मेन पोजीशन पे मौजूद हैं, तो सम यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। और स्टूडेंट्स आखिरी जब टाइम पीरियड के इक्वल हो जाता है तो फिर इन पॉइंट्स को हम लोग दोबारा देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर दोबारा देखें यहाँ पे तो हमें नजर आ रहा है कि जो 2 पॉइंट है, पॉइंट 2, इस पे अगर देखें तो दोनों वेव्स के हमें यहाँ पे क्रस्ट नजर आ रहा है। तो क्रस्ट का मतलब है एम्पलीट्यूड अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज होगा और हमारी वेव जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मौजूद होगी। और अगर 4 की बात करें तो हमारी वेव डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में मौजूद होगी और अगर 6 की बात करें तो फिर अपवर्ड डायरेक्शन में ये मौजूद होगी। अब स्टूडेंट्स ये हमने इनकी पोजीशंस देख ली और ये जो फिगर बनाई है हम इसे फिगर डी का नाम दे देते हैं। अब स्टूडेंट्स इस फिगर डी में आप पॉइंट 2 की मूवमेंट को जरा देखें। यहाँ से चलते चलते जब हम इस जगह तक पहुंचे हैं तो अगर आप 2 की मूवमेंट को देखें, सबसे पहले 2 अपवर्ड डायरेक्शन में और फिर अगले में 2 मेन पोजीशन पे आ जाता है, फिर उससे अगले में 2 डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में चला जाता है और फिर उससे अगले में फिर मेन पोजीशन पे आता है और उससे अगले में फिर ऊपर चला जाता है। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसकी मूवमेंट को देखते हैं तो आप इसकी मूवमेंट को कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि मूवमेंट सबसे पहले थी अपवर्ड डायरेक्शन में, फिर ये नीचे की तरफ आया मेन पोजीशन के ऊपर और फिर थर्ड फिगर में वो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में चला गया और फिर उसके बाद दोबारा मेन पोजीशन पे आया और फिर अपवर्ड डायरेक्शन में चला गया। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो पॉइंट 2 है वो तो मेन पोजीशन से ऊपर और नीचे मूव कर रहा है, मेन पोजीशन से ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है। स्टूडेंट्स यही चीज़ आपको 4 पे भी नजर आएगी। अगर आप पॉइंट 4 को देखें तो वो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में था, फिर मेन पोजीशन पे आया, फिर अपवर्ड डायरेक्शन पे गया, फिर मेन पोजीशन पे आया, फिर डाउनवर्ड्स गया। तो हमारा जो पॉइंट 2 है उसी की तरह पॉइंट 4 भी ऑसिलेट कर रहा है और जो पॉइंट 6 है हमारा वो भी इसी तरह से ऑसिलेट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स हमें नजर आ रहा है कि 3 पॉइंट्स हमारे इस जगह पे ऐसे हैं जो मेन पोजीशन पे रुके हुए नहीं है, बल्कि ये ऑसिलेट कर रहे हैं, ऊपर और नीचे मूव करते जाते हैं। स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स को हम लोग नाम देते हैं एंटी नोड्स।
और इसके अंदर, इस फिगर के अंदर जो एंटी नोड्स हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, वो हैं 2, 4 एंड 6। ये वो पॉइंट्स हैं जो ऑसिलेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स किसी भी स्टेशनरी वेव के अंदर अगर हम लोग बात करें इस चीज़ की, तो वो पॉइंट्स जो कंटिन्यूसली मीन पोजीशन के ऊपर मौजूद होते हैं, हम उन पॉइंट्स को नोड्स का नाम देते हैं। और वो पॉइंट्स जो मीन पोजीशन से ऊपर और नीचे ऑसिलेट कर रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे हमें 2, 4 और 6 ऑसिलेट करते हुए नजर आ रहे थे, हम उन पॉइंट्स को एंटी नोड्स का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो हमने फिजिकली देखे थे, ये उसको हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है यूजिंग ग्राफ्स। अब यहाँ से स्टूडेंट्स कुछ 1-2 रिजल्ट हमें और निकालने हैं। अगर उन रिजल्ट्स को देखें तो पहली चीज़ है कि आपके पास कहीं पे भी अगर 2 कंसेक्यूटिव नोड्स की बात करें तो वो कहाँ पे होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि एक जो नोड है हमारे पास वो 1 पे है, 3 पे है, 5 पे है, 7 पे। कोई से 2 कंसेक्यूटिव नोड्स की बात करें तो एक नोड 1 पे है और उसके फौरन बाद आने वाला नोड जो है वो 3 पे है। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 और 3 के दरमियान डिस्टेंस कितना है, कोई भी फिगर ले लें, 1 और 3 के दरमियान फासला निकालें, तो आप देखेंगे कि 1 और 3 के दरमियान हाफ वेव बन रही है। जैसे ये अगर वेव की बात करें तो यहाँ से चलती है और 0.5 पे जब पहुँचती है तो वेव कंप्लीट होती है, और अगर 3 तक पहुँचे तो हाफ ऑफ वेव है। तो 1 से लेके 3 तक हाफ वेव मौजूद है। तो स्टूडेंट्स कोई भी पॉइंट लें, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नोड्स ले लें, 1 और 3 ले लें, 3 और 5 ले लें, 5 और 7 ले लें, तो जब भी 2 कंसेक्यूटिव नोड्स लेते हैं तो उनके दरमियान फासला हमेशा हाफ ऑफ वेव के बराबर होता है, यानी हाफ ऑफ वेवलेंथ के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नोड्स या एंटी नोड्स क्या आएगा? बिटवीन 2 नोड्स और एंटी नोड्स। एंटी नोड्स में भी स्टूडेंट्स यही ट्रेंड हमें नजर आएगा। 2 कंसेक्यूटिव नोड्स या एंटी नोड्स के दरमियान जो हमारा फासला है स्टूडेंट्स, वो हमने इस फिगर में देखा, वो इक्वल है λ/2 के। और स्टूडेंट्स अगर एक नोड और एंटी नोड के दरमियान फासला देखना हो हम लोगों ने, वो देख सकते हैं कि अगर हम नोड और एंटी नोड की बात करें तो नोड 1 पे है और एंटी नोड 2 पे है। तो स्टूडेंट्स इनके दरमियान फिर डिस्टेंस क्या बनेगा? डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बराबर आएगा λ/4, क्योंकि ये λ/2 का भी यहाँ पे हाफ हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ रिजल्ट्स हैं जिन्हें आपने याद रखना है। अब इन वेव्स की प्रॉपर्टीज़ को हमें डिस्कस करना है कि इन वेव्स ने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिट करनी है जब भी स्टेशनरी वेव्स बन रही होंगी, तो उसको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स चलें प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो इस वेव की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है स्टेशनरी वेव की, वो ये है कि हमें बताना है कि इसमें 2 तरह के पॉइंट्स होते हैं। पहले वो पॉइंट्स जो परमानेंटली ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसे पॉइंट्स जो परमानेंटली ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे होते हैं, हम उन पॉइंट्स को नाम देते हैं नोड्स का। द पॉइंट्स दैट शो परमानेंटली ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट, या वो पॉइंट्स जो हमेशा मेन पोजीशन के ऊपर मौजूद होते हैं, हम उन्हें नोड्स का नाम देते हैं। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है जो हमें पता होनी चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? स्टूडेंट्स अगर आप देखें कोई से 2 नोड्स, जैसे कि हमने ग्राफ में देखा था, जब भी 2 नोड्स देखते हैं तो उन 2 नोड्स के दरमियान जितने भी पॉइंट्स हमें नज़र आ रहे होते हैं, तो वो या तो मेन पोजीशन से ऊपर होते हैं या वो मेन पोजीशन से नीचे होते हैं। तो कोई से 2 नोड्स के दरमियान अगर हम पॉइंट्स लेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि कुछ पॉइंट्स मेन पोजीशन से ऊपर आ जाएं और कुछ नीचे आ जाएं। 2 पॉइंट्स के दरमियान अगर एक पॉइंट मेन पोजीशन से ऊपर है तो इसका मतलब है सारे पॉइंट्स मेन पोजीशन से ऊपर ही होंगे। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि वो पॉइंट्स फेज में हैं। तो 2 नोड्स या 2 कोई भी कंसेक्यूटिव नोड्स ले लें हम लोग, तो उनके दरमियान सारे पॉइंट जो हैं वो एक ही फेज के अंदर मौजूद होते हैं। ये हमारे पास सेकंड कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है जिसमें हमें पता है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं
जो एक्सट्रीम पोजीशंस के दरमियान ऑसिलेट करते रहते हैं। जैसे हम ग्राफिकली जब इसे देख रहे थे तो हमने देखा कि पॉइंट जो इवन नंबर्स पे मौजूद थे 2, 4 और 6 के ऊपर, वो हमेशा ऑसिलेट कर रहे थे, ऊपर की तरफ जा रहे थे, नीचे की तरफ जा रहे थे। उनकी जो ऑसिलेशन थी, इस तरह की कंटिन्यूस ऑसिलेशन, उसकी वजह से हमने उन पॉइंट्स को नाम दिया था एंटी नोड्स का। तो स्टूडेंट्स, वो पॉइंट्स जो इन स्टेशनरी वेव्स में ऑसिलेट करते रहेंगे, हम उन पॉइंट्स को एंटी नोड्स का नाम देते हैं। जैसे कि 2, 4 और 6 हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमें नज़र आ रहे थे, तो वो सारे एंटी नोड्स थे। फिर स्टूडेंट्स, हमने और चीज़ भी सीखी जिन्हें प्रॉपर्टीज़ की फॉर्म में लिखते हैं। वो क्या है कि अगर आप कोई से दो कंसेक्यूटिव नोड्स की बात करें, तो वो दो नोड्स जो थे उनके दरमियान जो डिस्टेंस था वो हमने ग्राफिकली देखा, वो λ/2 के बराबर था, हाफ ऑफ वेवलेंथ के इक्वल था। तो स्टूडेंट्स, इसको भी प्रॉपर्टी की फॉर्म में हमें लिखना है कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स इज λ/2। और इसी तरह से स्टूडेंट्स, कोई से दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स होंगे तो उनके दरमियान जो फासला है वो भी λ/2 के बराबर होगा। और उसके बाद अगर आपके पास कोई से नोड और एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस देखना हो, हम लोगों ने दो कंसेक्यूटिव नोड और उसके फौरन बाद आने वाला जो एंटी नोड है, अगर उसके दरमियान आपने फासला देखना हो तो वो λ/2 का भी हाफ होता है, यानी वो λ/4 के इक्वल होता है। तो दो नोड और उसके साथ कंसेक्यूटिव एंटी नोड की अगर हम लोग बात करें तो उनके दरमियान डिस्टेंस λ/4 के इक्वल होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, इसका नेक्स्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम पता करेंगे कि क्यों इन वेव्स को स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग देखें तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि नोड्स हैं, जो मेन पोजीशन के ऊपर रुके हुए हैं, ऊपर और नीचे कहीं पे मूव नहीं कर रहे। तो स्टूडेंट्स, इन पॉइंट्स के मूव ना करने का मतलब क्या है कि इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो है। लेकिन जो हमारे एंटी नोड्स नज़र आते हैं वो तो अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, वो तो ऑसिलेट कर रहे हैं। और ऑसिलेट करने का मतलब ये होता है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वो तो चेंज होती जा रही है। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर भी क्या होता है कि हमारे जो नोड्स हैं वो बिहेव करते हैं हिंज्ड पॉइंट्स का, ऐसे पॉइंट्स की तरह बिहेव करते हैं जो एनर्जी को आगे पास नहीं करने देती। इन वेव्स के अंदर हमारी जो एनर्जी है वो ऑसिलेट करती रहती है नोड्स के दरमियान और जो उनमें एंटी नोड्स के दरमियान, और जो नोड्स होते हैं वो एनर्जी को फर्दर आगे ट्रांसफ़र नहीं होने देते। इसी प्रॉपर्टी की बेस पे हम इन्हें स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव्स कहते हैं, क्योंकि इन्होंने एनर्जी को ऑसिलेट करने देना है, एनर्जी को ट्रांसफ़र नहीं होने देना। जो हमारे पास एंटी नोड्स ऑसिलेट करते हैं स्टूडेंट्स, वहाँ पे एनर्जी तो कन्वर्ट होती रहती है, उसमें काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में बदलती रहती है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज होती रहती है। लेकिन ओवरऑल अगर हम एनर्जी की बात करें तो नोड्स ने एनर्जी को वेव्स के अंदर रोक दिया होता है। इस वजह से हम इसे स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव्स भी कहते हैं। और स्टूडेंट्स, लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो भी यही है कि हमारे जो एंटी नोड्स हैं उसमें जो एनर्जी है वो ऑसिलेट भी करती है और चेंज भी होती है। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदलती रहती है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलती रहती है। और अगर हम ओवरऑल एनर्जी की बात करें तो वो भी कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी स्टेशनरी वेव्स। हमने देखा कि ग्राफिकली हम किस तरह से स्टेशनरी वेव्स को बना के देख सकते हैं और फिजिकली भी हम उन्हें किस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।